नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक ऐसा राज्य जहां से राजनीति देश के अन्य राज्यों में दिखाई पड़ती है। मसलन ये कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता जरूर आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे चुनावी कैंपेन करते हुए। कारण यह है कि इन दोनों राज्यों को ऐसा राज्य माना जाता है जो राजनीति की धुरी तय करते हैं। कई तरह की रणनीतियां तय की जाती है। 5 राज्य में चुनाव हुए। बंगाल में दूसरे चरण में, अंतिम चरण में आज मतदान 6 बजे संपन्न हुआ। उसके बाद बम्पर वोटिंग के साथ एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ। न केवल बंगाल में बल्कि आसाम में, केरलम में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ। और जो आंकड़े सामने आए वो आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए की बल्ले बल्ले होने वाली है। बंगाल में 6 एग्जिट पोल, 6 में से 5 एग्जिट पोल ये इशारा करते हैं कि बंगाल में 15 साल बाद जो है वो टीएमसी का सुपड़ा साफ मतलब वो सरकार से बाहर होने वाली है और बीजेपी जो है वो सरकार में आएगी। पिछले बार जो सीट थी, पिछले बार जो कमी रह गई थी, संभवतः इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी उसे पूरा कर ले जाएगी। तमाम तैयारियां हुई, तमाम रोड शो, तमाम चुनावी कैंपेन हुए, तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिली। उसके बाद जनता जनार्दन की बारी आई। जनता ने अपना वोट दिया और वोट के बाद वोट जब आप पत्र के जरिए नहीं, ईवीएम के जरिए जब बैलेट बॉक्स में पैक हो गया, ईवीएम में पैक हुआ, 4 मई की तारीख का इंतजार किया जा रहा है। उससे पहले एग्जिट पोल ने बताया कि इन राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही। तमिलनाडु में सबसे बड़ा चमत्कार होता दिखाई पड़ रहा है कि टीवी की जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी एग्जिट पोल के अनुसार दिखाई पड़ रही है। केरलम में जो है लेफ्ट कमजोर, कांग्रेस कहीं आगे दिखाई पड़ रही है। चले एक आंकड़ों पर पहले नजर डाल लेते हैं। इन आंकड़े को पहले देखिए, फिर आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार इस पूरे वोट के पीछे की कहानी क्या रही, इन आंकड़ों के पीछे क्या कहानी है। पहले इन आंकड़े को देख लीजिए। इन आंकड़ों को पहले आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का महा एग्जिट पोल, केवल बीएसटीवी आपके लिए। पश्चिम बंगाल का महा एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पे देख लीजिए कि किस तरह से 4 जो हम आंकड़े हम आपको टेली में दिखा रहे कि मैट्रिक्स के, चाणक्य के, पीपल्स प्लस के और पोल डायरी, किस तरह से टीएमसी को 125 से 140, बीजेपी को 146 से 161, अदर 6 से लेकर 10 में। बात अगर चाणक्य की कर ली जाए तो टीएमसी को 130 से 140 सीट मिलने का अनुमान, बीजेपी को 150 से 160 सीट, अन्य जो है 0 से 5 तक। पीपुल्स प्लस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे टीएमसी को बढ़त दिखाई पड़ रहा है। 177 से लेकर 187 सीट पे टीएमसी को बढ़त, तो बीजेपी को 95 से लेकर 110 सीट, अन्य के खाते में 1 से 4 सीट संभवतः। बात अगर पोल डायरी की कर ली जाए तो पोल डायरी टीएमसी के खाते में 99 से 127, बीजेपी के खाते में 142 से 171, अन्य के खाते में 5 से 9 सीट। और पोल ऑफ द पोल मतलब बीएसटीवी का एग्जिट पोल, महापोल। पोल ऑफ द पोल क्या कहता है? टीएमसी 80 से लेकर 100 तक, बीजेपी 178 से लेकर 208 तक और अदर्स 5 से लेकर 8 तक। मतलब 15 साल टीएमसी की सरकार। एग्जिट पोल के आंकड़े, परिवर्तन की लहर, बम्पर मतदान लगभग 92%, लगभग 91% दूसरे चरण में। और उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े। एग्जिट पोल तक कब तक पहुंचेंगे इसके लिए 3 दिन का इंतजार करिएगा। 4 मई तारीख होगी तब जाके पता चलेगा। चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा देता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बीएसटीवी के एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुशील सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता शहरयार खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और छत्तीसगढ़ स्टूडियो से अनिल पुसतकर जी, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। बीजेपी के तेज तर्रार बुद्धिमान प्रवक्ता जो लगातार बंगाल में कैंपेन करने के बाद सीधे एग्जिट पोल पे चर्चा करने के लिए बीएसटीवी के स्टूडियो में मौजूद है, राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव खंडेलवाल साहब, मैं चर्चा की शुरुआत जरा आपसे करना चाहता हूं। जरा समझाइएगा कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट आंकड़े में क्या परिवर्तित होगा या कुछ इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा 4 मई को। नमस्कार करता हूं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल का मतलब होता है कि वो एग्जिट हो रहा है। एग्जिट पोल खुद क्लेम नहीं कर रहा है कि हम एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो इसलिए, और अभी तक का जो इतिहास रहा है हमारे यहाँ, आपको 1998 से एग्जिट पोल भारत में प्रारंभ हुआ है। CSD-CDSC का पहला जो पोल था, उसके बाद से अभी तक यदि हम एवरेज देखें तो एवरेज जो आता है लगभग समझ लीजिए 55 to 60% एग्जिट पोल जो एग्जिट में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए एग्जिट पोल और एग्जिट पोल जो होते हैं या ओपिनियन पोल जो होते हैं, इनकी एक अपनी एक डायरेक्शन जरूर मिल सकता है, लेकिन इसको हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं। और इस पे कोई भी जो अपने व्यू व्यक्त करना, और खासकर इस समय में आप जानते हैं जिस प्रकार की भाजपा की राजनीति में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सीएम कौन बनने वाला है, पर्ची किसकी निकलने वाली है और कब उसकी पर्ची वापस हो जाएगी और वो कब सीएम से हट जाएगा। तो उस प्रेडिक्शन में जहां पे भाजपा एक सबसे बड़ा इसमें भागीदार पार्टी है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटता हूं। मैं जब सुशील सर के पास जाता हूं, बड़ा दीर्घ अनुभव इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे है। सुशील सर, क्या आपको लगता है कि 6 में से 5 एग्जिट पोल बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बता रही है, बना रही है, तो आंकड़े में कितना स्विंग होना संभव दिखाई पड़ता है आपको, आपके अनुभव के अनुसार? सुशील सर। देखिए अवधेश जी, अगर हम एग्जिट पोल का इतिहास देखें तो पिछले कुछ सालों में ये जरूर गड़बड़ाया है। कुछ बड़े चुनाव में एग्जिट पोल ने जो परिणाम दर्शाए थे वो परिणाम वैसे नहीं आए थे। इस कारण उनकी विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक दिशा तो तय कर देते हैं। तो वो दिशा जो है, उस अगर दिशा की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि सीटों का जो है संख्या कम ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर पूरी तरीके से बदल जाते हैं तो फिर एक बात संभावना है कि फिर जो राजीव जी बात कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स के साथ ही खेला हो गया। वेस्ट बंगाल में ये शब्द शुरू हुआ था, ये खेला पर जो है बहुत सारी बातें होती है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इन 5 राज्यों में किसके साथ खेला हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे देश की निगाहें 3 बड़े स्टेट पर टिकी हैं। एक तो पश्चिम बंगाल है, स्वाभाविक रूप से उस पर सबसे ज्यादा निगाह है। दूसरा आसाम है और तीसरा जो है तमिलनाडु है। तो ये तीनों ही राज्यों में अगर एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही दिशा नहीं दे पाते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि आने वाले समय में एग्जिट पोल की सार्थकता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जी अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। मैं लौटता हूं, जरा मैं एक बार अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, 3 बड़े राज्य जिनका जिक्र सुशील सर ने किया कि आसाम, बंगाल और तमिलनाडु, अगर इन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े को देख लिया जाए तो आसाम में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, तीसरी बार सरकार में आ रही है। तमिलनाडु में जरूर बड़ा परिवर्तन हुआ कि विजय की पार्टी 6 महीने में एक पार्टी भी जो फॉर्म नहीं हो पाई वो सीधे सरकार में आ रही है, बड़े बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी उसको दिखाई जा रही है। लेकिन बंगाल पे जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है, राजीव जी आपके बगलवीर है, बैठे हुए हैं, लगातार बंगाल में कैंपेन करके आए हैं, बंगाल की राजनीति क्या कहती है? क्या दीदी का वो ऑरा खत्म होगा, कम होगा, या फिर बीजेपी जो सपना संजोई हुई है पिछले 50 सालों से वो पूरा कर पाएगी? देखिए डॉक्टर साहब, जो बंगाल के चुनाव जिसकी बात हो रही है, वहां का जो आप देखेंगे वोटर टर्नआउट है वो अद्भुत है। आपको बंगाल की जनता की तारीफ करना पड़ेगा कि 90-91% जो वोट डालकर वो अपना एक नया कीर्तिमान रच रही है। वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि वोटर घर से बाहर निकला है। हालांकि बंगाल में हर बार जो है चुनाव में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार
जो सीआरपीएफ की वहां पर जो डिप्लॉय किया गया था, जिस तरीके से सीआरपीएफ ने जो पोलिंग बूथ और सारे जो चुनाव को अपने कंट्रोल में लिया है, वो कहीं ना कहीं जो है वो मतदाता का जो डर था, जो घबराते थे मतदाता, एग्जिट पोल के बाद भी नहीं बोलते थे और चुनाव के पहले भी नहीं बोलते थे, वो बोलने लगा है। आज देखिए मतदाताओं ने खुलकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं डर खत्म हुआ है। डर खत्म होने के कारण जो टर्नआउट सामने में आ रहा है वो इस बात को भी बताता है, 25-25, 26-26% का जो फर्क आ रहा है वो ये बताता है कहीं ना कहीं कि मतदाता परिवर्तन चाहता था, वो परेशान था और उसको मौका नहीं मिल रहा था। ये उसके सामने में एक ऐसा लगा कि उसको हाँ नहीं, इस बार जिस तरह से जो फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की गई है और जो पर्यवेक्षक जिस तरह से डिप्लॉय किए गए, तो उनको लगा नहीं ये मौका अच्छा है और वो उन्होंने जमकर वोट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट थोड़ा बहुत ज्यादा अगर वोट ले ले तो ममता दीदी निश्चित ही संकट में आएगी। और बीजेपी को एज इसलिए है कि बीजेपी इसको ये बीजेपी के लिए बैटल ऑफ वाटरलू है, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है ना। मतलब मैं समझता हूं कि 3 राज्यों के मंत्रियों के अलावा जो है नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर वहां डेरा डाले बैठे हों तो ये उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और इसको वो जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे। मैं जब एक बार सुशील सर का रुख करता हूं। सुशील सर, इंडिया गठबंधन में टीएमसी कांग्रेस अलायंस है, लेकिन अचानक राहुल गांधी एक सप्ताह पहले जाते हैं, कैंपेन करते हैं और मंच से कहते हैं कि टीएमसी की सरकार भी उसी तरह से है जैसे दीगर राज्यों में बीजेपी की सरकार। और मजे की बात, अमित शाह एक रैली में उस राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, टीएमसी की सरकार बहुत खराब है, बीजेपी कहीं खराब नहीं है। ये रणनीति कुछ समझ आएगा सर आपको? अवधेश जी, ये रणनीति जो भी राहुल गांधी ने सोच के बोला हो, लेकिन ये चुनाव का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस ऑल था। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बहुत ज्यादा एकता दिख रही थी, लेकिन जो ये बयान था वो भी मतदान के पहले आना, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी आश्चर्यचकित थे कि राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही। तो ये मुझे लगता है कि ये अगर जैसा कि ये बता रहे 92%, स्वाभाविक रूप से मतदान तो बहुत ज्यादा हुआ ही है। एक आतंक वाली बात भी कही जाती थी, एक मतदाता जागरूकता भी हो सकती है। दोनों में से क्या है? क्या ये सत्ता बदलने वाला वोट है या सत्ता को पुनः कायम करके रखने वाला वोट है? ये देखना होगा, क्योंकि अमूमन हम जब भी देखते हैं, अगर पुराने चुनावी इतिहास को देखते हैं या वोटिंग परसेंट के इतिहास को देखते हैं, तो एक बात साफ समझ में आती है कि जब भी ज्यादा वोट होता है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, यानी सत्ता विरोधी होता है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जो ममता बनर्जी, जो दीदी का जो ऑरा है या दीदी की जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता कितनी कम हुई है, क्या वो प्रभावित हुई है, क्या बीजेपी के आक्रामक कैंपेन ने, पुलिस की मौजूदगी, सीआरपीएफ की तैनाती, चुनाव आयोग की सख्ती का क्या यह असर हुआ है? ये बहुत सारी चीजें इस एनालिसिस में सामने आएंगी। पर यह महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी का भी बयान यदि थोड़ा भी अगर डेंट लगाता है टीएमसी को, तो वो नुकसान कुल मिलाकर वहां पर दीदी को ही होने वाला है। ठीक है, मैं जब शहरयार खान साहब का रुख करता हूं। साहब, 50 साल से कांग्रेस का सूखा है बंगाल में, 35 साल लेफ्ट की सरकार और 15 साल से दीदी की सरकार, और राहुल गांधी का ये बयान। शहरयार साहब का थोड़ा समझाइएगा, क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर, क्या मनोदशा है बंगाल को लेके, खास करके मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा का तो 77-78 साल हो गए, उनका तो सूखा ही सूखा चला आ रहा है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, ये 4 तारीख को भाजपा फिर से एक बार दिल के अरमान आंसू में बहते हुए दिखेंगे। निश्चित ही इस बार जो बंगाल में वोट परसेंटेज बढ़ा है, मैंने आज भी बड़ी बारीकी से देखा वोटिंग को, और इससे पहले पूरे चुनाव को मैं ऑब्जर्व कर रहा था बैठ के, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट वहां की राजनीति में रहा है। तो सीआरपीएफ जिसको भेजा था सुरक्षा के नाम पे 2.5 लाख एक राज्य में, भारत के इतिहास में पहली बार, मतलब लग रहा था कि कोई हमारा दुश्मन देश वहां पर चुनाव लड़ रहा है, और भाजपा उसको रोकने के लिए पूरी केंद्र की सरकार, इनके लगभग 21-22 मुख्यमंत्री, पूरी मंत्री परिषद, हजारों विधायक,
सब कुछ वहां पर लगा था और पैसा और खुला प्रशासन का बेजा इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई और आईटी, इनके 3 तो थे। आज वोटिंग वाले दिन तक जो उनका चरित्र दिखा है, और एक यूपी से भेजा हुआ अधिकारी जो चर्चित हुआ है, उसका वो बयान, महिला के साथ जो व्यवहार था, वो देश देखने के बाद शर्मसार है कि भाजपा सत्ता की लालसा में, सत्ता के सुख भोगने के लिए किस हद तक गिर सकती है। लोकतंत्र की हत्या के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो हमारा चुनाव आयोग जो वायस्थ नहीं हुआ करता था, अब बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है। ये किसी से छुपा है? वो वहां का चुनाव अधिकारी जो अग्रवाल है, वो उसके बयान सुने आपने आफ्टर अभी वोटिंग? कल वो जवाब देंगे। परसेंटेज तक अभी तक नहीं बताने। ठीक है खान साहब मैं लौट रहा हूं लेकिन एक सवाल आपसे ले लेता हूं, फिर लौटता हूं। आपने बहुत अच्छे से कहा कि साहब बंगाल चुनाव मेरे इंटरेस्ट का विषय रहा है, मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। आपने एक लाइन का हिसाब कि 4 मई को भाजपा के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, इससे कांग्रेस को क्या लाभ होगा साहब? भाजपा के अरमान अवधेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ पत्रकार विशंबर नेवार जी जुड़ गए हैं। विशंबर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए। विशंबर जी, एक तो दूसरे फेज का भी मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा होना एक बात, और दूसरा यह है कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खेला इस बार दीदी के साथ होना बता रहे हैं। क्या है वहां का गणित? देखिए यहाँ पर जो हाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग पहले भी थी, लेकिन इतनी हाई नहीं थी। उसका कारण है जो एसआईआर में नाम कटे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो नाम कटे हैं, और उनके मुकाबले उसकी वजह से ये हाई पोलिंग हुई है, पहली बात। दूसरी बात तो यहाँ के लोगों के मन में एक डर था कि अगर हम वोटिंग नहीं देंगे किसी भी तरह, अगर हम वोट नहीं करेंगे तो मेरा नाम कट जाएगा, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी हमारी। तो इस आतंक में लोगों ने बाहर से आकर के जो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, उन लोगों ने भी प्लेन से लेकर आकर के आके वोट दिया यहाँ पर। ये आतंक इससे पहले कभी भी नहीं था, इसकी वजह से हाई पोलिंग हुई है। नहीं तो विशंबर जी यही समझना चाह रहे हैं। तो अगर ये आतंक था, ये भय था, एसआईआर का भय था, तो ये वोट किसके पक्ष में जा रहा है? एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को एज दे रहे हैं। किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये बहुत सी बातें इसमें, लेकिन चूंकि आप लोग अपनी नौकरी बचाएंगे, इसमें ये था एक मुस्लिम वोटर्स ने 7% मतदान किया है, तो मुस्लिम वोट तो ये एक तरफा जा रहा है ममता के साथ में जी। मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा ममता के साथ में, इसमें दो राय नहीं है। और एग्जिट पोल में 1-2 एग्जिट पोल ने ममता के पक्ष में दिया है, और 3-4 एग्जिट पोल ने ममता के विरुद्ध दिया है जी। तो मेजॉरिटी जो है वो दीदी के साथ खेला होने की बात बता रही है, लेकिन जो आपकी जमीनी जो आपकी ये जल्दबाजी होगी, ठीक है कि बहुत, और जो एग्जिट पोल आया है ममता पक्ष में भी, तो कोई बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है उसके अंदर में जी। अच्छा, वहां पर अभी भी सबको मिला के देख लीजिए तो वहां पर फाइट बड़ी नेक टू नेक है। बिल्कुल जी। अच्छा विशंबर जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि आप जब पहले दौर का मतदान था पश्चिम बंगाल में, उसके थोड़ा पहले राहुल गांधी ने एक अपील जारी की थी, राहुल गांधी का एक बयान जारी हुआ था, उसको वहां की लोगों, वहां के मतदाताओं ने किस नजर से देख रहे हैं, और आपका क्या एनालिसिस है उस बयान पर? राहुल गांधी फैक्टर नहीं रहा इस बार चुनाव के अंदर में। राहुल गांधी को आपने फैक्टर बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं हुआ। उन्होंने ज्यादा टूर भी नहीं किया, एक बार आए थे बीच में, 2-3 के बीच में आए थे वो जी। उनका था कि उनका तो वो तो उनका अटैक ये था ममता के ऊपर में कि जो आज बीजेपी इतनी हुई है जिससे आपको खतरा लग रहा है, तो बीजेपी तो आपके कंधे पर बैठ करके ही आई थी जी। ये उन्होंने एक लाइन ली है इसमें जी। मेरे साथ मेरे स्टेट एडिटर अवधेश जी भी। अवधेश जी, आपका कोई सवाल मन में उमड़ रहा पश्चिम बंगाल को लेकर? बिल्कुल विशंबर जी, आपने बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया साहब कि कितने जो एग्जिट पोल है वो दीदी के साथ है, कितने बीजेपी के साथ है। लेकिन जनता के मन में क्या साहब? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर एनालिस्ट हैं आप, जनता के मन में क्या? बंगाल की जनता पहली बार मुखर होकर बोल रही है, इससे पहले इतनी मुखरता बंगाल की जनता में तो संभवतः देखने को नहीं मिला था। बंगाल में क्या है कि लोगों में एक बांग्लादेश वाला आतंक फैला करके सब बांग्लादेशी लोग आगे घुस गए, ये गलत प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ी एक्सोडस नहीं हुआ। और अगर
यहाँ से बांग्लादेशी आए, घुसपैठिया हुए भी हैं, तो उसके लिए होम मिनिस्टर डायरेक्टली जिम्मेवार है उसके लिए। उनकी जिम्मेवारी नहीं है होम मिनिस्टर की, जो बांग्लादेशी इतनी बड़ी संख्या में आ गए। रोनिया कहाँ पर है? यहाँ कोई रोनिया, यहाँ बर्मा के लोग हैं, बर्मा के लोग की नाक चपटी होती है, कहाँ रोनिया नजर आया लोगों को? एक बहुत बड़ा प्रचार किया गया उनके खिलाफ में, और बांग्लादेश के लोग घुसपैठिए आए तो आपने कितने घुसपैठियों को पकड़ा? कहाँ है घुसपैठिए जो पकड़े गए, अरेस्ट हुए? कहाँ पर कितने लोगों को अरेस्ट किया आपने? जी बिल्कुल विशंबर सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। विशंबर जी, एक और सवाल ले लेता हूँ। हाँ। जरा एक बार समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि जय बंगाल बनाम जय श्री राम ये कितना इम्पैक्टफुल रहा जनता के मन जय में? बंगाल, देखिए ऐसा है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जब जय श्री राम और एक धार्मिक को लाए, उसके मुकाबले ममता ने बंगाल को हाईलाइट किया और उसको काउंटर करने के लिए। या जय श्री राम ओनली जो बंगाली हिंदू है उन तक सीमित रहा, गैर बंगालियों तक। बंगाली ने यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, कभी भी बंगाली ने नहीं लगाए। विशंबर जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। थे यूपी जी, मैं भी बाहर का ही हूँ, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो लोग आए थे हिंदी भाषी लोग, उनका ये उन लोगों का नारा, उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। विशंबर जी, ज्यादातर बंगाल, लोकल बंगाली जो है वो उन्होंने नारा बंगाल का ही दिया, और मुसलमानों का इसमें शामिल थे ही नहीं। जी विशंबर जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि यदि आपसे पूछा जाए, आपका पोल क्या कहता है, कितनी सीटें किसको? मेरा पोल कहता है कि चाहे छोटी सी मार्जिन से ममता फिर से वापस आ सकती है। मार्जिन भले कम हो, लोग सीटें कम, लेकिन आ सकती है, ऐसी मुझे संभावना लग रही है। और एक जो जबरदस्त मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हुआ, उसका परिणाम क्या होगा? भवानीपुर में तो ममता का एज है, थोड़ा सा ममता एज है भवानीपुर में कैंपेन ममता का बेटर हुआ है। जी अवधेश जी, कुछ और? पिछली बार भी अच्छी बार जीती थी ममता भवानीपुर में। जी ठीक है विशंबर जी, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं कि जिस तरह से तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए चुनाव में दोनों ही दल के द्वारा मतदाताओं को साधने के लिए, और आखिरी में हमने देखा कि एआईएमडीएफ जो ओवैसी की पार्टी है वो बैक कर गई, उसके बाद वहां पे कबीर जो है उसके खिलाफ कुछ कैंपेन चल गया। इन तमाम चीजों का चुनावी मैनेजमेंट पे कितना असर दिखाई पड़ा? हुमायूं कबीर का फैक्टर एकदम खत्म हो गया। पहले तो आया जैसे कि हुमायूं कबीर का वो एक वीडियो वायरल हो गया था कि 1 करोड़ की डील हुई उसकी, कि उसने वो सब कि हम आपके मुस्लिम तोड़ देंगे मुस्लिम। वही दर्शक हमारे वही जानना चाहते हैं कि वो क्या टर्निंग पॉइंट रहा चुनाव का, वो एक बड़ा मूवमेंट था वो जिसने मतदाताओं के मन में प्रभाव डाला हो? कोई उसका असर नहीं हुआ। हुमायूं कबीर खुद भी अपनी सीट शायद बचा नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है हमको। वो फैक्टर खत्म हो गया। हुमायूं कबीर वाला मामला एकदम फुस हो गया, रह गया। या ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है, लगभग 30% मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में, वो एकदम माने एन ब्लॉक वोट टीएमसी को गया है। कुछ जगह को छोड़ करके, जहाँ कांग्रेस वगैरह कुछ जो मजबूत थी, कुछ उनकी पॉकेट को छोड़ करके बाकी जगह टीएमसी के साथ गया है मुस्लिम मतदाता। ये उसको एडवांटेज है, सब पार्टियों से अलावा एडवांटेज है। लगभग 30% स्टार्टिंग ममता के साथ रही है, 30%। जी महिलाओं का मूड क्या रहा विशंबर जी? आप बड़े सीनियर हैं। महिलाओं सबसे बड़ी जो फैक्टर है महिला, लक्ष्मी भंडार ने बड़ा असर किया। लक्ष्मी भंडार से जो 1500 रुपया मिला हर महिला को, बंगाल की हर महिला को 1500 रुपया मिला लक्ष्मी भंडार में। एक परिवार में अगर 2 महिला भी है, 3 महिलाएं भी, 4500 रुपया पर मंथ मिलना, और सबको मिला है, उसको कोई कट नहीं हुआ है। वो ईमानदारी के साथ सब उनके घर पहुंचा है रुपया। इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। ठीक है सुशील सर, मतलब कुल मिला के यही है कि लाडली लक्ष्मी बहना हो या फिर महतारी वंदन हो या फिर बंगाल में महिला का फैक्टर बड़ा काम आएगा इस चुनाव में भी। यहाँ भी किया बंगाल में काम किया। बिल्कुल ठीक है सुशील सर, मेरी आवाज आ रही हो तो ये महिला फैक्टर बड़ा कारगर होगा
बिल्कुल महिला फैक्टर, अगर विशंबर जी चूंकि वहीं पर हैं, वो बहुत करीब से उस चुनाव को देख रहे हैं, सारी चीजें उनके सामने से होकर गुजर रही हैं, तो उनका आकलन जो है, मुझे लगता है अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि पूरे देश में महिला वोटर टर्निंग पॉइंट बन गया है। और इस तरीके की योजनाएं जैसे कि लाडली बहना मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी हुई थी, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे सत्ता हासिल करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है विशंबर जी, बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए। आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे कल अगर मौका मिला तो। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका। चलिए मैं जनाब राजीव जी के पास जाता हूं। मैं इससे पहले खान साहब आपसे मैंने एक सवाल लिया था कि साहब बीजेपी के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आपने लाइन ली थी, लेकिन इसे कांग्रेस का नफा क्या होगा? जो मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, अपन 4 तारीख को फिर बैठेंगे, निश्चित ही ये मेरी लाइन वहां पर सटीक बैठेगी। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 77 से नीचे आएगी भाजपा, और असम में जो उसके सरकार है जहां पर, वहां पर भी अपनी पिछली सीटों से कम होगी। तमिलनाडु, केरल और जो 5वां राज्य है हमारा, वहां सारी जगहों पे भाजपा, आप उनके नंबर आज जो अभी की विधानसभा में है वो नोट कर लें, और मैं आपके साथ फिर चर्चा में होऊंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हर जगह इनका सीटें कम होंगी, इनका वोट परसेंटेज कम होगा। आप बताऊंगा आपको। खान साहब मेरा, ठीक है खान साहब मैं सवाल दोहरा देता हूँ। खान साहब मैंने आपके सारे आंकड़ों को नोट कर लिया, हमारी टीम ने नोट कर लिया, 4 तारीख को चर्चा करेंगे। मेरा सवाल वही है, इन आंकड़ों के बाद भी कांग्रेस के पास क्या? कांग्रेस पार्टी केरल में अपनी 10 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी असम में जो हमारा पिछला प्रदर्शन था उससे अच्छा करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में जितनी हमारी सीटें थी उनसे ज्यादा सीटें अचीव करने जा रही है। 5 राज्यों का जो है कांग्रेस राइज करेगी और भाजपा डाउन होगी, ये हेडलाइन रहेगी। और आप देखिएगा मेरी बात खान साहब, ये लाइन आपने कहा ना अपने पक्ष में। मैं लौटता हूं खान साहब, मैं जब राजीव चक्रवर्ती जी का रुख करता हूं, बीजेपी के बड़े तेज तर्रार नेता है, बंगाल में रह के आए हैं। राजीव जी, एग्जिट पोल कितना परिवर्तन होगा एग्जैक्ट में, आंकड़ों में? आप तो भले कहेंगे कि साहब बीजेपी की जीत हो, लेकिन विशंबर जी अभी जुड़े थे, उन्होंने तमाम लोकल एनालिसिस किया कि साहब टीएमसी ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे है, और जो एग्जिट पोल के आंकड़े उसमें भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है अगर एक आध को छोड़ दे तो। देखिए एग्जिट पोल को हम भी एकदम एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो बंगाल में मैं रह के आज जो प्रवास पर था डॉक्टर अवधेश जी, मैं कह सकता हूं कि जो सोना का बंगाल था, जो संस्कृति का बंगाल था, जो नवबौद्धिक क्षेत्र था बंगाल, उस बंगाल को 35 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने लूटा खसूटा और यूनियन का अड्डा बना दिया और तालेबंदी का इतिहास रचा। और 15 वर्षों में ममता बनर्जी ने विकास से कोसों दूर वहां एक गुंडागर्दी का केंद्र बना दिया और बंगाल को बदनाम किया गया। बंगाल का जो ब्रेन था वो ब्रेन डेड होकर दूसरे प्रदेशों में चला गया, जिसे कहते हैं कि आवर्जन हो गया, तो प्रवासी हो गए। तो ये बहुत दुखद स्थिति थी और वो स्थिति से लोग जानते थे, क्योंकि वहां के जो प्रवासी जो मजदूर हो या वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो देखते थे कि छत्तीसगढ़ में कैसा विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से विकास हो रहा है, दूसरे राज्यों में हो रहा है, तो उनको बड़ा दुख होता था। तो वो मैसेज इस बार, चूंकि ये सूचना और संचार और टीवी मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, तो बंगाल के लोगों ने सोचा कि इस बार हमको परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन करने से अब दिक्कत क्या होती थी, परिवर्तन करने की तो चाहत है, लेकिन मतदान केंद्र तक जाए कैसे? क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो थ्योरी थी या थेरेपी थी कि अपने वोटर के अलावा चिन्हांकित कर लो, दूसरे वोटर को जाने मत दो, तो पहले रिगिंग होती थी, बूथ पर कब्जा हो जाता था, कोई आ नहीं जा सकता था। अब जैसे खान साहब बड़े चिंतित हो रहे थे कि ऐसा चुनाव है कि जैसे विदेशों में हो रहा है। साहब सीआरपीएफ की बटालियन तो कश्मीर में भी डिप्लॉयड रहती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, और मैं आगे राजीव जी संख्या 2.5 लाख की संख्या, क्यों नहीं आप बताइए, इससे पहले चुनावी इतिहास में बंगाल में पहली बार चुनाव नहीं हुआ। ये चैलेंज करे सत्ताधारी दल कि हम किसी को आने नहीं देंगे, हम विरोधियों की टांग तोड़ देंगे,
है ना, देखे ने वो खड़ा हो गए, और वो CRPF ये सब आज जो महिलाओं पे शब्दावली लाठी रहता था, चलाते हुए या दिख रही थी। मेरे सामने फाटा आदरणीय अवधेश जी, मैं आपको के बताना सुना है चाहूंगा, आपने? आज मेरे फाटा सामने के जब विजुअल हम देखिए, एक महिलाओं पे छोटे से निहत्थी गांव में महिलाओं पे प्रचार कर रहे CRPF थे, डंडे तब बांध रही TMC के थी। लोग आए और कहे शर्म कि आना ये चाहिए। तो चले आप लोग जाएंगे, कितने चुनावी ये जीवी CRPF लोग हो, चले कितना जाएंगे। सत्ता भोगी आपको याद है लालसा ना, के पिछली बार लिप्त घर लोग जल हो, गया था। जो महिलाओं और निहत्थी आपके महिलाओं पे CRPF से लाठियां चलवा रहे थे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट राजीव जी एक मिनट, खान साहब, ठीक, राजीव जी एक मिनट, खान साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, खान साहब मैं सीधे आपके पास आऊंगा। खान साहब मेरा निवेदन है साहब, बड़ा दिन है आज। खान साहब मैं लौटता हूं आपके पास, एक मिनट रुकिएगा। खान साहब मैं आऊंगा, आपके भरपूर टाइम आपको दूंगा, 1 घंटे का महा डिबेट है आज BSTV पे, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार राजीव जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, मैं सीधे आपके पास आता हूं। राजीव जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मैं कह रहा था कि मतदाता चाहते तो थे बदलाव करना, लेकिन करें कैसे? तो इसीलिए CRPF की टीमें आई, और वो कोई विदेश के लोग नहीं है, वो कोई अफगानिस्तान से लेकर नहीं आए, वो भारत के ही बच्चे हैं। तो उनके पास जिम्मेदारी, चाहे कोई भी गड़बड़ी करे, चाहे भाजपा करे, TMC करे, कांग्रेस करे, कोई भी अगर गड़बड़ी करे तो वो गड़बड़ियों को ठीक है, लेकिन लौट रहा हूं, ठीक है राजीव जी मैं लौट रहा हूं, लोगों में उत्साह है, परिवर्तन ठीक है राजीव जी मैं लौट रहा हूं मैं आपके पास। खान साहब कह रहे थे कि साहब यूपी के IPS हैं, वो धमका रहे खुलेआम वहां पे कैंडिडेट को, और आप कहते हैं कि वो भारत के बच्चे हैं। क्या उनको TMC का ही कैंडिडेट मिला धमकाने के लिए? क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जिम्मेदारी केवल TMC पे है? अभी विशंभर जी कह रहे थे, राजीव जी मैं लौट रहा हूं, अभी विशंभर जी कह रहे थे कि घुसपैठियों की बात आप कहते हैं, देश के गृह मंत्री कैंपेन करते हैं, एक घुसपैठी को भी आपने बाहर नहीं किया। कथनी करनी में कैसे अंतर कर रहे हैं आप? अरे साहब, जो बंग बंधु थे ना शेख मुजीबर, उनके 3 हत्यारे तो अभी पकड़ाए हैं 4 वर्ष पहले। क्या बात करते हैं? अब मैं व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी कर सकता, लेकिन वो मौसम नूर से लेकर वो तमाम जिन्होंने हत्या की थी, वो अभी पकड़े गए 4 वर्ष पहले, और आप बोल देते हैं कि बांग्लादेश से। अरे पूरा कॉक्स बाजार में देख के आए हूं अवधेश जी, कोई बेड़ा नहीं, क्योंकि हमारी संधि है, लोग आना जाना कर सकते थे। अभी वहां BSF की टीम बैठी हुई है, लोग आराम से आना जाना करते हैं। बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल आते हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ लोग जो दुस्साहसी लोग, वो आना जाना, कॉक्स बाजार, बोंगा, ऐसा लाइन है पूरा, जहां पे कोई बेड़ा नहीं, क्योंकि हमारी संधि है, भारत और बांग्लादेश की लंबी संधि है। इस कारण से लोग, अभी हमारी जब सरकार बन जाएगी पश्चिम बंगाल की 4 तारीख के बाद, जब शपथ होगा, तब वो बाढ़ लगाया जाएगा उस संधियों को तोड़ते हुए, क्योंकि ये जो घुसपैठी है। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं फिर अनिल जी के पास जाऊंगा, फिर राजीव खंडेलवाल साहब भी बहुत देर से हैं एनालिसिस करने के, उनके पास में जाऊंगा। खान साहब 4 तारीख को जब बीजेपी की सरकार बनेगी, जो दावा कर रहे हैं राजीव जी, उसके बाद उस संधि को तोड़ा जाएगा, उस बाजार में फेंसिंग की जाएगी, और ना इधर के उधर ना उधर के इधर जा सकेंगे। जवाब दीजिए। भाजपा को 4 तारीख तक सपने देखने की पूरी आजादी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। 4 तारीख को इनको 12, 12:30, 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि ममता दीदी ने एक बार फिर इनके सीने पे मूंग दल दी है। लाख कोशिश के बाद 2.5 लाख CRPF के बैसाखियों पे, ED, CBI, IT की बैसाखियों पे भी चलने के बाद, पूरे केंद्र की सरकार को लगाने के बाद, पूरा लोकतंत्र की हत्या करने के बाद, चुनाव आयोग को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बनाने के बाद भी वहां पर ये लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे। और उसका उदाहरण देखा आज CRPF निहत्थी महिलाओं पे लाठियां भांज रही थी फाटा में। अरे क्या बात करोगे आप? लोकतंत्र विरोधी लोग हो, सत्ता के भोगी लोग हो, चुनावी जीवी लोग हो, आपको 4 तारीख को जवाब मिलेगा पूरे देश से। कहावत है, किन खोया किन पहिया, मेरे पास कुछ नहीं झोलियां। ठीक है खान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। खान साहब मैं लौट रहा हूं। ठीक है खान साहब मैं लौट रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए खान साहब, धैर्य रखिए। 4 तारीख को भी हम लोग को चर्चा करना है, भविष्यवाणियां सही होगी, वो वक्त तय करेगा। मैं जब एक बार सुशील सर का रुख करता हूं। सुशील सर, राजनीतिक दलों के दावे अपने जगह है कि साहब नहीं, हमारी सफेद शर्ट जो है सबसे ज्यादा सफेद है, हमारे शर्ट पे कहीं भी दाग नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव क्यों सेट किया गया खास करके बंगाल में कि बीजेपी जो है वो TMC के खिलाफ केवल राजनीतिक तौर पे नहीं, सारे हथकंडों के साथ लड़ाई लड़ रही थी। उसके बाद एग्जिट पोल में जो आंकड़े हैं वो सामने दिखाई पड़ रहे, बहुत बड़ा गैप नहीं दिखाई पड़ रहा। सुशील जी, देखिए,
अगर आप पूरा बंगाल का इतिहास देखेंगे तो बंगाल में चुनावी बाजी पलटने में ममता दीदी को भी समय लगा था और वहाँ पर जो कैडर जो ममता का है उस कैडर को तोड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए आप देखिए कि बीजेपी ने साम दान दंड भेद पूरे इस्तेमाल किए, वो जितना प्रयास कर सकती थी उतने प्रयास किए। तो अगर आप देखें 2021 का रिजल्ट तो भी उनके अनुकूल नहीं आया। तो ये एक संभावना जो इनकी बनती है वो है ध्रुवीकरण की। ध्रुवीकरण के माध्यम से बीजेपी बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन करती है। और वेस्ट बंगाल जो है बॉर्डर वाला राज्य है, घुसपैठिए बड़ा मुद्दा है, बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा है और ममता दीदी, पर इन मुद्दों के साथ भी मतदाता बंगाली अस्मिता और खासकर दीदी का जो आक्रामक कैंपेन है, आप किस बाकी अन्य राज्यों में देख लें तो दीदी के जितना आक्रामक कैंपेन कोई नहीं करता और पलटवार भी। तो ये जो दो बड़ी चीजें हैं, इस कारण बीजेपी को यहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दूसरा, बीजेपी नॉर्थ में देख लिए तो ज्यादातर स्टेट में वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर चुकी है। उनके लिए अगर इस एरिया में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। उस राज्य में यदि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दिया जाता है, क्षेत्रीय दल को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, तो बीजेपी का अगर पूरा देखेंगे तो भगवाकरण जो है देश के कई राज्यों में दिखाई देगा। इसीलिए बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, पूरी टीम। और ये जो वोट परसेंट है, ये वोट परसेंट इस बात, ये दरअसल एनालिसिस इस बात का होना चाहिए कि वो कौन वोटर हैं जो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद वोट देने निकले हैं। वो एसआईआर का आतंक है या सत्ता के खिलाफ वोट है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का निकलना और पूरी सुरक्षा के साथ वो वोट कर पाना, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। इस तरीके के नज़ारे बाकी अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, ये एसआईआर वर्सेस आप मान के चलिए दीदी जी। बिल्कुल सही, ठीक है। राजीव खंडेलवाल साहब, मैं आपके पास आया, बड़ी देर से आप सुन रहे थे तमाम चर्चाओं को। पिछले चुनाव का अगर जिक्र कर लिया जाए, खास करके बंगाल में, क्योंकि पूरे देश का फोकस हिंदी भाषी राज्यों का तो कम से कम बंगाल में है। तमिलनाडु में जो है, ठीक है, विजय पताका फहराने के बेहद करीब दिखाई पड़ रहे आंकड़ों में। पिछले चुनाव में साहब 215 सीट के साथ टीएमसी आई थी सरकार में, बीजेपी 77 सीटों के साथ, लेकिन वोट परसेंटेज का जो गैप था वो केवल 10% था। वो सीट में जो स्विंग 138 का हो गया। इस बार जो सुशील देव से बात कर रहे हैं कि साहब बम्पर वोटिंग, इसका आधार आप क्या मानते हैं? क्या केवल एसआईआर का भय, या फिर वास्तविक में सत्ता के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है लोगों के मन में आक्रोश था, या बीजेपी ने जो हार्डकोर कैंपेनिंग की, 6-6 महीने से बीजेपी के नेता डिप्लॉय रहे, उसका असर दिखाई पड़ा मतदाताओं के मन में? खंडेलवाल साहब, आपसे मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा, जो थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। पहली बात, बंगाल की जो तासीर है, डर, भय और आतंक, इसमें ही चुनाव होते रहे हैं। सवाल यह है, बड़ा प्रश्न यह है कि यह डर, भय, आतंक जो राज्य का था, क्या उसको रिप्लेस केंद्र के डर, भय, आतंक ने कर दिया है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जहां तक बम्पर पोलिंग की बात है, पिछले चुनाव में 82% वोट डाला था। अब पहले उसमें 93% आया पहले उसमें, और 10% की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें जो है, आप ये मान के चलिए कि 27 लाख जो वोटर था जिसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, और ये देश के स्वाधीनता के इतिहास में ये सबसे बड़ा काला अध्याय है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, जिसका ये राइट होता है, जिसका ये दायित्व है, और हमारे इलेक्शन कानून में लिखा है कि एक भी वोटर यदि एंटाइटल में है और उसको वोट नहीं दिया जाए तो वो चुनाव वैध नहीं है। वहां पे यदि सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय जज कहते हैं कि अगली बार वोट दे देंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये इस आधार पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को इनवैलिड किया जा सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन दायर करना चाहिए। तो जो 10% जो उसमें कमी हुई, इस कारण से परसेंट बढ़ा है। वोट की संख्या की दृष्टि से देखें तो पिछले विधानसभा के चुनाव की तुलना में लगभग 20 लाख वोटों की वृद्धि हुई है, जो 6 से 7% वृद्धि मानी जा सकती है। और इसका जो 2 कारण हैं, एक कारण जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को वोटिंग राइट जो हमारा
इनको डर जो पैदा किया हो गया था, ऐसा एक कारण कि हमारा वोटिंग राइट छिन जाने से वोट नहीं डालेंगे तो हमारी जो दूसरी फैसिलिटीज हैं वो कहीं ना छिन जाएं, इसलिए हमें वोट डालना चाहिए। आपने देखा होगा माइग्रेट वर्कर जो बंगाल के बाहर के थे बड़ी संख्या में वापस लौटे और उन्हें वोट डाला, यह उसका परिणाम है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो है भाजपा की आप बात करते हैं कि भाजपा कोई भी चुनाव जो है वो पूरी ताकत से लड़ती है, चाहे वो एक नगर पालिका के पार्षद का चुनाव क्यों ना हो। और इसलिए चाहे पिछला चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में इसलिए हम जब भाजपा के चुनाव की पद्धति को देखते हैं, उनकी ताकत और उनके जो पूरी फोर्स वो लगाते हैं, तो जब देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सामान्य रूप से विपक्ष की सरकारों पर लागू हो रहा है लेकिन भाजपा की सरकारों पर लागू नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र कारण यही है कि भाजपा बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनाव को लड़ती है। यदि हम फ्री एमपी की बात करते हैं तो आप देखेंगे यदि महिलाओं को पैसे दिए गए और कलकत्ता में यदि हम एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वही चीज जब दिल्ली में दी गई थी तो दिल्ली में वो भाजपा उसको काउंटर किया और वहां पे दिल्ली में उसको चुनाव को हराया। तो हमें भाजपा की इस नीति से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वे अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कैसे करते हैं और इसमें इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बात और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है एक तरफ बंगाल में ममता दीदी ने इसको बंगाल अस्मिता का प्रश्न बनाया, दूसरी ओर भाजपा ने राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बनाया। लेकिन प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अस्मिता में बंगाल की अस्मिता क्यों शामिल नहीं है, और दूसरा भाजपा के लिए ये प्रश्न उठता है कि जब वो बिहार या असम की अस्मिता की बात करते हैं तो बंगाल में आके वो बंगाल अस्मिता की बात पर क्यों रुक जाते हैं। ये देखने की बात होगी और चुनाव परिणाम हमें जब आएंगे। लौटता हूँ आपके पास, ठीक है। आपने बेहद गंभीर पॉइंट जो है अवधेश जी, मैं लौटता हूं। अवधेश जी अन्य राज्यों पे भी चलें, अवधेश जी अन्य राज्यों का भी एनालिसिस कर लें। बंगाल में बहुत लंबी वो हो गई है जी, क्योंकि पूरे मध्य भारत की जो निगाहें है वो बंगाल पे टिकी हुई है। ठीक है, अब जरा असम का जिक्र कर लेते हैं अनिल जी। तीसरी बार अवधेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। अपन पहले केरलम पे कर लेते हैं। हमारे साथ सजी थॉमस हैं जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। आप केरल पे बोलिए। ठीक है केरल, अनिल जी केरल पे जब बात कर लेते हैं, केरल में क्या लेफ्ट की ताकत कम हुई है, कांग्रेस बढ़ रही है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको एग्जिट पोल के अनुसार? एग्जिट पोल तो बता रहे हैं यूडीएफ जो है वो आगे है और एलडीएफ जो है वो पीछे दिख रही है। और वहां वैसे भी जो है परिवर्तन होता है, अल्टरनेटिव आती है। पिछली बार जरूर जो है एलडीएफ जो है दोबारा आ गई थी और इस बार जो है कांग्रेस ने वहां कैंपेन भी अच्छा किया है। दूसरी बात यह है कि वहां चेंज तो नेचुरल है। तो अगर आप केरल की बात करेंगे तो केरल में तो जो काम करता है वो दिखता है। और केरल में हालांकि बहुत बार जो पिछले जो 5 साल रहे उसमें जो खास करके जो धर्मांतरण और ये सारी चीजें जो बहुत सामने में आई, तो वहां जो पोलराइजेशन होता है वो कास्ट बेस पे तो होता है, लेकिन वहां ऐसा फैक्टर नहीं है कि कोई एक कास्ट बहुत ज्यादा है, सब बराबर रेशियो में है, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो। तो तीनों थॉमस साहब जुड़े हमारे साथ केरल से, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। जब उनसे एक मैं सवाल ले लेता हूं, फिर सुशील जी सवाल लेंगे, फिर मैं आपके पास आता हूं। थॉमस साहब, क्या आपको लगता है कि केरलम की जनता किस मूड के साथ मतदान केंद्र तक पहुंची थी? अगर ओवरऑल जो जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, हम अभी ये जो इलेक्शन के पहले जो पंचायत का इलेक्शन हुआ था, लोकल बॉडी इलेक्शन दिसंबर में। हेलो जी हाँ, बोलिए सर जी। या उसी मैं उधर से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि केरला में ये तो अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी का पिनराई विजयन गवर्नमेंट है, दूसरी बार चल रहा है, मतलब 2 टर्म्स कंप्लीट किया है। और इस बार जो पंचायत इलेक्शन जो दिसंबर में हुआ था, उस समय ऐसा सिचुएशन था कि जो लेफ्ट के कंट्रोल में जो भी मतलब पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें, जिला पंचायतें, मेजोरिटी लेफ्ट का हाथ से चले गए थे। वहां कांग्रेस स्टैंडिंग विक्ट्री रिकॉर्ड किया था। अगर उस समय का ट्रेंड अगर देखा जाए, अभी जो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है मैं कहूंगा कुछ कम है, क्योंकि उसी हिसाब से कांग्रेस यूडीएफ को कम से कम एक क्लीन स्वीप होना चाहिए था। क्योंकि क्लीन स्वीप में जब कहूंगा कम से कम 100 से ज्यादा और करीब 100 टच होना चाहिए था। अभी जो जितने भी जो एग्जिट पोल रिजल्ट हमारे सामने जो आया है,
उसमें जो ऑन एन एवरेज इट्स करेक्ट, यूडीएफ का विक्ट्री तो कहीं रहा गए 70 से लेकर के 90 सीट सारे एग्जिट पोल का अगर अपन समरी लेगा तो आ जाता है। और लेफ्ट का तो मतलब 55 to 65 जब कहेगा लेफ्ट का पिछला जो नंबर था, सीट जो मिला था 99 था, 1 less than 100। इस बार एनडीए भी एक महत्वपूर्ण पोल के तौर पे इलेक्शन में है। उसमें एनडीए का मतलब स्टेट प्रेसिडेंट, अगर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर का कहना माना जाते तो कम से कम 30 सीट तक बीजेपी को विक्ट्री मिलना चाहिए था, मगर अभी एग्जिट पोल कम से कम 0 to 5 मैक्सिमम प्रेडिक्ट कर रहा है। एक वन एजेंसी ने जरूर कहा है करीब डबल डिजिट, बट इसमें कितना सच्चाई है अपन को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और अगर सवाल ले लेंगे सब सजी ये केवल ये कि क्या ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज के पीछे की वजह क्या है? क्या चेंज की जी गो अहेड। हाँ नहीं आप बोलिए, आप मेरा सवाल मुझे लगता है समझ ही गए, बताइए। चेंज क्या है? ये केरला का मतलब पिछली जो करीब 40-50 ईयर्स का हिस्ट्री में पहली बार लेफ्ट का सरकार रिपीट हुआ था 2 बार कंटिन्यूसली सक्सेसिवली। जो पहले मतलब उस समय जो उमरजान जिसका यूडीएफ का सरकार था, दैट वाज वेरी पॉपुलर, बट उसको भी टिकट हर का पिनराई विजयन का सरकार आया था। अभी जो लास्ट जो 5 साल का अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे कर सकता हूँ कि मतलब इवन पंचायतों को जो फंड मिलते हैं जो डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलता था। करप्शन का जो मामला तो मतलब बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर लेफ्ट का जो पार्टी का जो वर्कर्स है, कई मामले में ऐसा है कि पब्लिक में जो जिस तरह का आतंक मचाते थे, ये इस तरह का जो कभी कभार छोटा इश्यू भी हो सकता है, जो ऑपोजिशन इतना हो जाता है जिसको मतलब टीवी चैनल के स्क्रीन से जो लोग जब देखेगा तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा ज्यादा आतंक मतलब लेफ्ट कर रहा है दूसरों के साथ। तो इसको लोगों के मन में एक नेगेटिव टेंडेंसी तो एंटी इंक्यूबेंसी के अलावा इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर में जो लेफ्ट कार्डर का जो इन्वॉल्वमेंट, लोगों को जो न्याय मिलने से वंचित करना, इस तरह के सारे इश्यूज एक जो ज्यादा मतलब पब्लिक के खिलाफ एक नेगेटिव मतलब सजीव भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एलडीएफ पर या लेफ्ट पार्टीज पर वहां के मतदाताओं ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए दोबारा भरोसा जताया था, वो भरोसा टूट गया दूसरे कार्यकाल में। इस कारण वहां की जनता भी पुनः पुराने तरीके पर लौट रही है और सत्ता बदल रही है। अवधेश जी, अब हम चलें असम। बिल्कुल असम की ओर चलते हैं। अनिल जी, असम पे मैं आपसे सवाल ले रहा था। सच साहब, आपका थॉमस साहब बहुत शुक्रिया, आपका आप समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अनिल जी, असम का गणित बहुत चर्चाओं में रहा। असम का चुनाव खास करके पवन खेड़ा के आरोप के बाद असम पे सबकी निगाहें पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस कहां दिखाई पड़ रही आपको? क्या तिबारा असम में जो आंकड़े हैं वो तो दिख रहे हैं कि साहब बीजेपी सरकार बना रही है, एनडीए सरकार बना रही है। एग्जिट पोल को हम एग्जिट पोल ना माने तो भी जो एज दिख रहा है वो तो सभी जो एग्जिट पोल है वो एज दे रहे हैं हिमंता शर्मा को। सवाल इस बात का है कि वहां कांग्रेस ने चुनाव कैसे लड़ा। कांग्रेस जो है ना केवल असम में बल्कि वो उसका जो है उसका नजरिया ही साफ नहीं है। आप बताइए, टीएमसी बंगाल में उनके साथ है और वो उनके साथ खिलाफ में है, और बाद में राहुल गांधी ने अंतिम समय में जो बोला वो डेंट किया तो टीएमसी को किया। कांग्रेस का हाल असम में अब ऐसा हो गया है कि, और वैसे भी कांग्रेस जहां एक बार हारती है दूसरी बार हारती है तो ऐसा लगता है फिर कांग्रेस वहां 25-30 साल तक वापस नहीं आती। चाहे कोई भी प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बंगाल भी देख लीजिए, बंगाल में पहले कांग्रेस की सरकार रही थी। तो असम का जो चुनाव है वो वहां पर उसको टोटली पोलराइज किया बीजेपी की जो टीम ने, वो कास्ट वाइज किया, और कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली उनके ट्रैप में आई और वो भी उसी लाइन पर चल पड़ी। और जो पोलराइजेशन की बात होती है तो वहां पर जिस तरह से एनडीए ने जो काम किया है, और वनवासी क्षेत्र, वनवासी कल्याण आश्रम, और इन्हें तो वो बहुत मजबूती से काम किया है। तो वनवासी कल्याण जो आरएसएस की जो विंग है वनवासी कल्याण आश्रम की, वो वहां सालों से काम कर रही है, तो वो उनको बहुत मजबूती मिली है और वनवासी क्षेत्रों में। ठीक है अनिल जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहता हूं। हमारे साथ हर्षद शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, आसाम से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी पे। जरा एग्जिट पोल
पे जरा अपनी राय रखिएगा कि एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि आपके पक्ष में नहीं है तो आप तो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन कितना परिवर्तन, कितना स्विंग आप समझ के चल रहे हैं जी। देखिए, चाहे एग्जिट पोल असम का हो, बंगाल का हो या केरला का हो, तमिलनाडु का हो, पौंडीचेरी का हो, मैं आपको एक चीज तो ये बता दूं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। एग्जैक्ट पोल तो 4 मई को ही पता लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल की एक हिस्ट्री है। देखिए, एक आपको याद भी होगा हर्षद जी उस पे हम बहुत लंबी बहस कर चुके हैं। हम तो आप वहां जो सीन देख के आए हैं और जो एग्जिट पोल आपको फिर से नकार रहा है, उस पर बताइए। मैं देखिए सुशील जी, चूंकि अब चुनाव भी हो चुके हैं और मैं तो वहां था, तो जो स्थिति मैं लगभग साल भर से वहां कांग्रेस का मीडिया प्रभारी था और मैं चुनाव के समय भी लगभग 1.5 महीना में वहीं था। तो जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री करता हूं कि बीजेपी का अपर हैंड है, लेकिन इस मार्जिन से है ये मैं नहीं मानने के तैयार हूँ। उसका कारण ये है कि मैं ग्राउंड पे जो चीज देख रहा था, लोगों में बीजेपी सरकार, हेमंता सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश था और जो उन्होंने आखिरी के दिनों में जो भाषा का उपयोग करा, जो आखिरी के दिनों में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हेमंता विश्व शर्मा जी की, वो बॉडी लैंग्वेज जो है उनके लिए बहुत नेगेटिव रही और आखिरी के दिनों में चीजें बहुत हद तक वहां पर बदली थी। और मैं सुशील जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो आप मुझे अपने शो पर फिर बुलाइएगा और हम बात करेंगे अपर असम में, जहां मुझे ऐसा लगता है कि जहां जादू होने वाला है। पिछली बार भी अपर असम बीजेपी का अपर हैंड जरूर था, लेकिन इस बार अपर असम जो जादू करेगा वो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। तो वहां पर लगभग 35 सीटें हैं, डिलिमिटेशन वहां पे हुआ उसके बाद, इसमें से बीजेपी पिछली बार 23 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 5 सीट जीती थी, अन्य दलों ने बाकी 7 सीट जीती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अपर असम जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी निराशा लेकर आएगी, क्योंकि खुद गौरव गोगोई जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और देश के उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तो वहां का हमारा सबसे बड़ा चेहरा है और लगभग आप ये समझिए कि लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो गौरव जी ही सीएम बनेंगे। तो आप और हम, जो ये इंटरेस्टिंग बात है, शायद बहुत सारे आपके दर्शकों को या आप लोगों को भी नहीं पता होगी कि असम को हम लोग असम बोलते हैं, लेकिन वहां के लोगों की भाषा में हम उसको अहोम बोलते हैं। तो जो अहोम कम्युनिटी है उसी से गौरव गोगोई जी आते हैं और अभी तक उन्हीं के अहोम सीएम ज्यादा रहे हैं और ये अपर असम बेल्ट में ज्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल हर्षद जी, मेरे पास समय की कमी, आपने बहुत अच्छे समझाया, पर अवधेश जी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस वहां पर फील गुड में है। हालांकि हर्षद का एक ये कहना भी है कि अपर हैंड बीजेपी का ही रहने वाला है। तो देखते हैं, ये जो आसाम की बात कर रहे हैं, जो जिस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, क्या गोगाई कुछ वहां चमत्कार कर पाएंगे? बिल्कुल एक बड़ा सवाल साहब कि चमत्कार कितना होगा और इस चमत्कार पे जनता कितना भरोसा जताएगी, जनता ने कितना साथ दिया जिस चमत्कार की उम्मीद है। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि सारे राज्यों में बीजेपी अपर हैंड पे है, मतलब आप पुडुचेरी पे की बात कर लीजिए, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह पे बीजेपी अपर हैंड पे है। ये एग्जैक्ट कितना परिवर्तन होगा, ये जो आंकड़े है, जो टैली है, वो कितना परिवर्तन होगा, 4 मई जरूर ये तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से आंकड़े सामने आए, बीजेपी खुशी के मारे नहीं सो पाएगी, तो वहीं कांग्रेस और अन्य दल जो है वो जरूर इस गुणागणित में लगेगी कि क्या जनता ने वास्तविक में इस एग्जिट पोल के आसपास ही अपना मत दिया या वास्तविक में कुछ बड़ा जादू मिरेकल होने वाला है। सुशील जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि ये फिलहाल एग्जिट पोल, जैसा कि आप बोल रहे हैं, फील गुड बीजेपी के लिए हैं। बहरहाल आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आपने जितना अच्छे तरीके से, राजीव जी, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमारे साथ जो जर्नलिस्ट भी जुड़े और जो प्रवक्ता भी जुड़े, उन्होंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हैं या ये खुद एग्जिट हो जाएंगे, ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे से, तब तक के लिए नमस्कार।